यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण में उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे के बारे में अध्ययन करेंगे। यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीब से जुड़े थे। यानी उदारवाद यानी लिबरलिज्म जो शब्द है, और ये लातीन भाषा के मूल शब्द लिबर पर आधारित है, जिसका अर्थ है आज़ाद। नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। क्या? व्यक्ति के लिए तो आज़ादी और कानून के समक्ष सबको बराबर मानना। राजनीतिक रूप से उदारवाद ऐसी सरकार पर जोर देता है जो सहमति से बनी हो। सबकी सहमति जो सरकार बनी है वो राजनीतिक उदारवाद से संबंधित है। कौन? जो उदारवादी सरकार है। फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। कौन? उदारवादी। किसके पक्ष में? यानी संसदीय जो प्रतिनिधि सरकार है उसके पक्ष में था। 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर बल देता था। किस पर? निजी स्वामित्व के जो संपत्ति है उस पर यह बल देता था। लेकिन यह जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार के पक्ष में था। आपको याद होगा कि क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था। कौन? क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था, और वहाँ मत देने और चुने जाने का अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही हासिल था। संपत्ति विहीन पुरुष और सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। केवल थोड़े समय के लिए जैकोबिन जो शासन थे उनके समय में सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था। मगर नेपोलियन संहिता, कौन सी? नेपोलियन संहिता पुनः सीमित मताधिकार वापस लाई। क्या लेके आई थी? सीमित मताधिकार वापस लाई, और उसने महिलाओं को अवयस्क का दर्जा देते हुए उन्हें पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया था। विरोध आंदोलन। महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुषों ने समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोध आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन? विरोध आंदोलन। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद। बाजारों की मुक्ति और चीज़ों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था। 19वीं सदी के दौरान उभरते हुए मध्य वर्गों की यह जोरदार मांग थी। 19वीं सदी के पहले का जर्मन भाषी इलाकों का अगर उदाहरण लें तो नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का, कौन सा? 39 राज्यों का एक महासंघ बना था। इसमें प्रत्येक राज्य की अपनी मुद्रा और नापतोल प्रणाली थी। 1833 में जो हैम्सबर्ग है से लेकर न्यूरेमबर्ग तक अगर जाकर अपना माल बेचने वाला कोई व्यापारी होता था तो उसको 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था। कितने? 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था, तथा हर नाके पर 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था। मसलन कपड़े को नापने का पैमाना एले था। एले क्या था? मसलन जो कपड़ा था उसका नापने का जो पैमाना था उसको क्या बोलते थे? एले। लंबाई और जो एले की है लंबाई हर जगह घटती बढ़ती रहती थी। अगर एक एले कपड़ा फ्रैंकफर्ट में ख़रीदा जाता है, कहाँ पर? फ्रैंकफर्ट में ख़रीदा जाता है तो 54.7 सेंटीमीटर मिलता है, और यही कपड़ा मेंज में ख़रीदा जाता है तो 55.1 सेंटीमीटर होता है, और न्यूरेमबर्ग में ये 65.6 सेंटीमीटर होता है, और फ्राइबर्ग में ये 53.5 सेंटीमीटर होता है। नए वाणिज्यिक वर्ग ऐसी परिस्थितियों को आर्थिक विनिमय और विकास में बाधक मानते हुए एक ऐसे एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहा था जहां वस्तुओं, लोग
और पूंजी का आवागमन बाधा रहित हो। किसका? वस्तुओं, लोग और पूंजी का आवागमन किसी प्रकार की बाधा नहीं हो, वो बाधा रहित हो। जोल वेराइन संघ 1834 में परसा की पहल पर इसकी स्थापना की गई थी, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य सम्मिलित थे। और इस जोल वेराइन संघ का जो प्रमुख कार्य है, तो पहला कार्य है इसका, इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया था। और दूसरा, मुद्राओं की संख्या है जो 30 से अधिक थी उसको घटाकर 2 कर दी गई थी। किसकी? मुद्राओं की संख्या। इसके अलावा रेलवे के जाल ने गतिशीलता बढ़ाई और आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बनाया। उस समय पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने मजबूत बनाया। 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी। रूढ़िवादी मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित परंपराएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच और संपत्ति तथा परिवार को बनाए रखना चाहिए। नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों से उन्होंने यह जान लिया कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बना सकती है। क्या आधुनिकीकरण है? वो राजतंत्र को मजबूत बना सकता है। एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद और भूदासत्व की समाप्ति यूरोप के राजतंत्र को शक्ति प्रदान कर सकते थे। वियना संधि। कौन सी? वियना संधि। 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले। कहाँ पर? वियना में। इस सम्मेलन की अध्यक्षता है ऑस्ट्रिया के जो चांसलर ड्यूक मेटरनिक था उसने की थी। और इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 की एक वियना संधि तैयार की। कौन सा? 1815 में ये वियना संधि तैयार की। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए, पहला आता है नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए परिवर्तनों या बदलावों को बिल्कुल ही समाप्त करना। दूसरा, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो जो राजवंश था को वापस सत्ता में बहाल करना। किसको? बुर्बो राजवंश को। तीसरा, फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिस पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया था या कर दिया था। और चौथा, फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए थे। कहाँ पर? फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए थे ताकि भविष्य में फ्रांस अपना विस्तार न कर सके। अतः उत्तर में नीदरलैंड का राज्य है वो स्थापित किया गया, जिसमें बेल्जियम भी सम्मिलित था। और दक्षिण में पिंडमांड में जिनेवा को जोड़ दिया गया था। कहाँ पर? दक्षिण में किसको जोड़ा? पिंडमांड में जिनेवा को जोड़ दिया गया था। पांचवा, प्रशा को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए इलाके दिए थे। किसको दिए? प्रशा को। छठा, ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया था। किसका? ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। मगर 39 जो राज्यों का जो महासंघ था उसको बरकरार रखा था। किसको? 39 राज्यों के महासंघ को। पूर्व में रूस को पोलैंड का हिस्सा दिया गया था और जबकि प्रशा को सैक्सनी का हिस्सा प्रदान किया गया था। किसको? प्रशा को। इन सब का उद्देश्य राजतंत्रों की बहाली था। किसका? राजतंत्रों की बहाली करना इनका मुख्य उद्देश्य था, जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था तथा साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने का लक्ष्य भी था। सेंसरशिप। ज़्यादातर सरकारों ने सेंसरशिप के नियम बनाए जिनका उद्देश्य अखबारों, किताबों, नाटकों, गीतों पर या गीतों में जो व्यक्त उन बातों पर नियंत्रण लगाना था जिनसे फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार झलकते थे। क्रांतिकारी। 1815 के बाद के वर्षों में दमन के भय ने अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया था। बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचारों का प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन बनाए थे। क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचारों का प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन बने थे। और उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करने से था जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी।
साथ ही स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना और संघर्ष करना क्रांतिकारी होने के लिए ज़रूरी था। ज़्यादातर क्रांतिकारी राष्ट्र राज्यों की स्थापना को आज़ादी के संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा मानते थे। ऐसा ही एक व्यक्ति था मैत्सिनी। तो देखिए जुपेसी मैत्सिनी, यह इंग्लैंड का क्रांतिकारी था और इनका जन्म 1807 में जिनेवा में हुआ था और वह कार्बोनरी का जो गुप्त संगठन है उसका सदस्य बना था। किस संगठन का? कार्बोनरी गुप्त संगठन का ये सदस्य बन गया था। और 24 साल की युवावस्था में जो लिगुरिया है में क्रांति करने के लिए उससे बहिष्कृत कर दिया गया था और तत्पश्चात उसने 2 भूमिगत संगठन बनाए थे या उनकी स्थापना की थी, जिसमें पहला था मार्सोई में यंग इटली और दूसरा था बर्न में यंग यूरोप। ये किसने स्थापना की इसकी? तो मैसिनी ने की थी। किसकी? इन 2 गुप्त संगठनों की। और इनके सदस्य है वो पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे। मैत्सिनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार ही राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई है। क्या है? राष्ट्र मनुष्य की प्राकृतिक इकाई है। अतः इटली छोटे छोटे राज्यों और प्रदेशों के पैबंदों की तरह नहीं रह सकता है। उसे जोड़कर राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत गणराज्य बनाना ही था। यह एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था। उसके इस मॉडल की देखा देखी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में गुप्त संगठन बनाए गए। मैत्सिनी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध करके और प्रजातांत्रिक गणराज्यों के अपने स्वप्न से मैत्सिनी ने रूढ़िवादियों को हरा दिया था। धन्यवाद।